खितीरपुर नाम का एक छोटा सा शहर था, जहाँ मोहन अपनी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहता था। नवरात्रि अभी अभी ही पार हुई थी और बस दिवाली आने ही वाली थी। बाजार की रौनक को देखकर मोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, तूने मुझे बोला था तू मुझे नवरात्रि में घुमाने ले जाएगी, पर तू मुझे कहीं नहीं लेकर गई। माँ, हम गरीबों की किस्मत में शायद ये तीज त्योहार नहीं है बेटा। मैं चाहती हूँ कि तू नए नए कपड़े पहने, पर अब तो मेरी नौकरी भी चली गई। 2 वक्त का खाना मिल जाए, बस वो ही खुशनसीबी होगी। सरिता झाड़ू पोछा का काम किया करती थी, पर उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसकी मालकिन ने उसे काम से निकाल दिया था। वो नौकरी की तलाश में थी। एक दिन जब वो मोहन के साथ काम की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, मामा देखो ना, ये घर कितना बड़ा है। हमारे जैसे तो कितने हजारों घर इस घर में आ जाएंगे। हाँ बेटा, आ तो जाएंगे। चलो ना माँ, इस घर को अंदर से देखते हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसे हम किसी के घर में नहीं जा सकते। और हाँ, अगर इस घर में मुझे झाड़ू पोछा का काम मिल जाए तो आराम से तू इस घर को देख सकता है। सरिता मोहन के साथ उस बड़े से घर में काम मांगने के लिए जाती है। घर के बाहर बड़े अक्षरों में मोहन विला लिखा हुआ था। कोई है क्या अंदर? सरिता की आवाज सुनकर अंदर से घर का मालिक मोहन आता है। अरे अरे, तुम भिखारी लोग कहाँ से मेरे घर में घुसे आ रहे हो? गार्ड, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सो रहे थे क्या तुम? ये भिखारी मेरे घर में कैसे घुस आए? हम भिखारी नहीं है साहब, हम तो काम मांगने आए हैं। तुम जैसे छोटे लोगों से मुझे कोई काम नहीं कराना। तुम्हारे हाथ लगने से मेरा घर गंदा हो जाएगा। मोहन और सरिता की बातचीत सुनकर कमरे से मोहन की पत्नी बबीता बाहर आती है। अरे मोहन, हमारी मेड तो छुट्टी पर है, इसे रख लेते हैं ना काम पर। दिवाली की सफाई तो कर ही सकती है, घर के अंदर काम नहीं करेगी, हमारा गैरेज और गार्डन तो क्लीन कर ही सकती है। वाह अंकल, आपका नाम भी मोहन है? हाँ, पर बस नाम ही एक से है, किस्मत नहीं। मोहन सरिता को काम पर रख लेता है। सरिता अपने बेटे के साथ बबीता के घर के गार्डन में ही रहती और सारा काम करती। एक दिन मोहन चुपके से बबीता के घर में चला जाता है। राहुल हॉल में सोफे पर बैठा मोबाइल पर गेम खेल रहा होता है। उसके सामने टेबल पर बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई थी। इतनी सारी मिठाइयाँ, एक मैं ले लूं क्या? नौकर हो तुम, कभी देखी भी है इतनी सारी मिठाइयाँ? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की? मैं अभी मम्मी को फोन करके बुलाता हूँ, अच्छे से खातिरदारी करेंगी तुम्हारी। अरे अरे, तुम तो जानते ही नहीं होगे ना कि फोन क्या होता है। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? मैंने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं। क्योंकि तुम गरीब हो। देखो अपने फटे कपड़े और ये मेरे नए कपड़े। तुम्हारे जैसे कपड़े का तो मैं पोछा भी नहीं बनाता। राहुल मोहन को धक्का मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। अगली शाम दिवाली की शाम होती है। राहुल और उसके परिवार वाले नए नए कपड़े पहनकर घर के गार्डन में फुलझड़ी पटाखे जला रहे होते हैं। मोहन और सरिता उन्हें पटाखे जलाते हुए देख रहे होते हैं। तभी जैसे ही राहुल एक अनार को आग लगाने जाता है, चिंगारी उसके चेहरे को जलाने ही वाली होती है कि मोहन, जो कि गरीब बच्चा था, भागकर आता है और राहुल को बचा लेता है। तुमने ठीक कहा था बबीता, हम दोनों के बस नाम ही एक जैसे हैं। एक छोटे बच्चे के कर्मों को तो देखो, इसने एक बार भी अपनी जान के बारे में नहीं सोचा और हमारे राहुल को बचा लिया। और एक हम हैं जो इन्हें अछूता समझ रहे थे। हमें माफ कर दो बेटा, तुमने हमारे राहुल को एक नया जीवन दान दिया है। गोविंद गांव का सेठ था। उसके पास सारी सुख सुविधा, गाड़ी और सब कुछ था। उसका एक लौता बेटा तेजपाल अभी ना समझ था।
एक दिन तेजपाल अपनी गाड़ी से घूमने निकलता है। रास्ते में वो देखता है कि गाड़े के पानी से एक लड़का खेल रहा होता है। तेजपाल उसके पास जाता है। ए भाई, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैं विष्णु हूँ। पानी से खेलने में मुझे बहुत मजा आता है। तुम भी चाहो तो मेरे साथ खेल सकते हो। अरे नहीं नहीं, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। विष्णु उसे जिद्दी से अपने साथ खेलने के लिए मना लेता है। दोनों काफी वक्त तक साथ खेलते हैं। अरे दोस्त, अब मैं रोज आऊंगा तुमसे मिलने। अभी मैं चलता हूँ, बाबा मेरी राह देख रहे होंगे। ठीक है दोस्त, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। तेजपाल अपने गंदे कपड़ों से ही अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। घर पहुंचता है तो गोविंद तेजपाल को इस हालत में देखकर उसको डांटने लगता है। बेटा, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? तुम्हें कितनी बार कहा है, हम रईस लोग हैं, जहाँ तहाँ सड़क पर नहीं खेलते हम। चलो अब जल्दी से जाके फ्रेश हो जाओ। तेजपाल बिना कुछ कहे नहाने चला जाता है और रोज छुप छुप कर अपने नए दोस्त विष्णु से मिलने जाने लगता है। गांव के किनारे एक गंदा तालाब है जहां दोनों घंटों तक बैठे रहने लगे। अरे तेजपाल, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना हम दोनों तैराकी सीख लें? हाँ दोस्त, क्यों नहीं। स्विमिंग सीखना तो मैं भी चाहता हूँ काफी वक्त से, लेकिन यहाँ स्विमिंग पूल है ही नहीं। ये स्विमिंग पूल क्या होता है? स्विमिंग पूल नहीं, स्विमिंग पूल कहते हैं। जो भी पूल हो, ये होता क्या है? तैराकी के लिए होता है मेरे दोस्त, अमीर का स्विमिंग पूल। अच्छा, तो ये बात है। ये तालाब है ना हमारा स्विमिंग पूल, जिसमें सब कोई तैराकी सीख सकते हैं। और मेरे मामा हैं जो हम दोनों को तैराकी सिखा देंगे। तेजपाल और विष्णु दोनों समीर के पास जाते हैं। समीर दोनों को तैराकी सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। अब रोज तेजपाल और विष्णु समीर से तैराकी सीखने लगते हैं। एक रोज गोविंद का नौकर तेजपाल को तालाब में देख लेता है और सारी बातें गोविंद को जाकर बता देता है। गोविंद गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अगले दिन उसी वक्त वहाँ पहुँच जाता है। तेजपाल, अब मैं समझा तुम रोज कहाँ जाते हो। तुमने तो मेरी नाक कटवाने का सोच ही लिया है। तुम्हें अगर स्विमिंग सीखनी थी तो मुझे बोलते, मैं घर पर ही स्विमिंग पूल बनवा देता। चल तू यहाँ से। सेठ जी, तैराकी के लिए खुली जगह की जरूरत है। संकुचित जगह में लोग तैराकी नहीं सीख सकते हैं। यू गंवार पीपल, तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। गोविंद तेजपाल को लेकर वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचकर तेजपाल गोविंद से कहता है, बाबा आपने ठीक नहीं किया। समीर मामा कितने अच्छे से स्विमिंग सिखाते हैं। मैं खुद अपनी मर्जी से उनके पास गया था। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं शहर से ट्रेनर बुला लेता हूँ। अगले दिन गोविंद अपने घर के गार्डन में सीमेंट ईंट से छोटा स्विमिंग पूल बनवा देता है और शहर से ट्रेनर भी बुलवा लेता है। अब यहाँ समीर विष्णु को सिखाता है और ट्रेनर तेजपाल को। मामा जी, तेजपाल की बहुत याद आ रही है। दूसरी ओर तेजपाल भी विष्णु को बहुत याद करता है, लेकिन गोविंद के आगे उसकी एक नहीं चलती। समीर को कहीं से पता चलता है कि बगल में शहर में चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं और स्विमिंग की प्रतियोगिता उनके स्वागत के लिए रखी गई है। समीर विष्णु का भी नाम उस प्रतियोगिता में लिखवा देता है और जोरों शोरों से उसकी तैयारी शुरू करवा देता है। पूरे गांव में ये हल्ला हो जाता है कि विष्णु शहर के इतने बड़े प्रतियोगिता का हिस्सा बनने वाला है। ये खबर गोविंद के कानों तक भी पहुंच जाती है और तभी वो ट्रेनर से कहता है, तुम शहर जाकर आज ही मेरे तेजपाल का नाम उस प्रतियोगिता में लिखवा दो और किसी भी तरह से मेरा तेजपाल ही इस प्रतियोगिता में विजेता होना चाहिए। या जी सर। गोविंद और ट्रेनर शहर के लिए निकलते हैं। रास्ते में वो तालाब से गुजरते वक्त समीर और विष्णु को प्रैक्टिस करते देखते हैं। अरे गवारों, इस प्रतियोगिता में तो मेरा तेजपाल ही जीतेगा। अंग्रेजी ट्रेनर से सीख रहा है मेरा बेटा, जो ये धोती वालों के बस की बात नहीं है। स्विमिंग पूल में स्विमिंग कॉस्ट्यूम के साथ मेरा तेजपाल प्रैक्टिस करता है, तुम लोगों की तरह ये धोती पहनकर भेड़ बकरियों के साथ नहीं। सेठ जी, अब ये प्रतियोगिता तैराकी की नहीं बल्कि अमीर और गरीब की है। गोविंद शहर के लिए निकल जाता है। वहाँ समीर विष्णु से कहता है, विष्णु, तुम्हें अब किसी भी कीमत पर जीतना ही होगा।
अब हमारे आत्मसम्मान की बात है। इनको भी पता लगना चाहिए कि हम गरीबों में कितनी लगन होती है। यहाँ विष्णु सुबह 4 बजे उठकर ही प्रैक्टिस चालू कर देता है। दूसरी तरफ तेजपाल 10 बजे स्विमिंग पूल में आता है। ट्रेनर को लगता है वो तेजपाल को स्विमिंग आसानी से सिखा देगा, इसलिए वो अपने काम में ढील छोड़ देता है। ऐसे करते करते प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। बड़े बड़े अफसर, चीफ मिनिस्टर और भाग लेने के लिए कई सारे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। गोविंद और तेजपाल अपनी कार से वहाँ जाते हैं। दूसरी ओर समीर और विष्णु अपनी बैलगाड़ी से जाने के कारण विष्णु को पहुंचने में देर हो जाती है। पहुंचते पहुंचते वो बहुत थक जाता है और जाते ही कंपटीशन चालू हो जाता है। शहर की नदी में सभी भागीदार उतरते हैं और तैरना शुरू करते हैं। पानी में उतरते ही तेजपाल की सांस फूलने लगती है और वो चिल्लाने लगता है, हेल्प हेल्प प्लीज समवन हेल्प मी। तेजपाल की आवाज सुनते ही विष्णु प्रतियोगिता के बीच में ही तेजपाल को बचाकर बाहर निकालता है और वापस तैरना चालू करता है। वहाँ खड़े सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। विष्णु थोड़ी ही देर में सभी भागीदारों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। तेज तेज और तेज, तुम्हें जीतना होगा विष्णु। विष्णु अपनी पूरी ताकत लगा देता है और प्रतियोगिता जीत जाता है। यस माय फ्रेंड, यू डिड इट ब्रो। विष्णु तेजपाल के गले लगता है। दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? चीफ मिनिस्टर विष्णु को मेडल पहनाते हैं और कहते हैं, विष्णु ने बस ये प्रतियोगिता नहीं जीती है, बल्कि इंसानियत की मिसाल भी कायम की है। इसलिए मैं अपनी तरफ से विष्णु को स्कॉलरशिप देता हूँ। अब विष्णु फौरन जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। ये सब देखकर गोविंद आग बबूला हो जाता है और ट्रेनर पर चिल्लाने लगता है। तभी तेजपाल वहाँ आकर गोविंद से कहता है, बाबा, आज मैं जिंदा हूँ तो बस विष्णु के कारण, और आप अभी भी ये अमीर और गरीब की बातें कर रहे हैं। ये सब सुनकर गोविंद की आंखों पर पड़े अमीर और गरीब की पट्टी खुल जाती है। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत कहो, मुझे मेरी भूल समझ में आ गई है। गोविंद आगे बढ़कर विष्णु को गले लगाता है और कहता है, तुमने तेजपाल को बचाकर मुझ पर एहसान किया है, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। अब गोविंद अमीर और गरीब भूलकर लोगों की मदद करने लगता है। दूसरी ओर तेजपाल और विष्णु आगे की पढ़ाई पूरी करने विदेश चले जाते हैं।